Let us continue with our chapter standard costing. Standard costing में yesterday I told you that ये chapter में we are going to calculate. क्या कैलकुलेट करने वाले हैं हम लोग ये चैप्टर में? We are going to, first of all, standard costing is a technique of doing what? Cost control. अगर तुम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे तो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो टेक्निक यूज किया जाता है दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करने का स्टेप नंबर 1 2 3 4 4 स्टेप है. व्हाट इज स्टेप नंबर 1? सेट द स्टैंडर्ड. वी विल यूज द वर्ड स्टैंडर्ड बिकॉज वही वर्ड हम लोग पूरे चैप्टर में यूज करते हैं. सेट द स्टैंडर्ड. सेकेंड, स्टैंडर्ड को सेट करने के बाद कंपेयर इट विद द एक्चुअल्स. दैट इज स्टेप नंबर 2. व्हाट इज स्टेप नंबर 3? इज कैलकुलेट द डिविएशन. डिविएशन को ये चैप्टर में हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएंस. एंड खाली वेरिएंस कैलकुलेट करके अगर छोड़ दिया तो ये करने का कुछ मतलब नहीं है. वी हैव टू टेक करेक्टिव एक्शन, टेक करेक्टिव मेजर्स, और यू कैन ऑल्सो से फिक्स अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अच्छा, कॉस्ट कंट्रोल के अलावा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का और एक पर्पस है. व्हाट इज अनदर पर्पस? कॉस्ट कंट्रोल के अलावा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. व्हाट इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन? किसी एग्जीक्यूटिव का, मैनेजर का अगर परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना है तो ये टेक्निक काम में आएगा. दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. इवन बजटरी कंट्रोल. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग सेल्स का बात करेंगे, सेल्स का अगर हम बात करेंगे तो जो सेल्स मैनेजर होता है उसको हम लोग सेल्स का टारगेट देते हैं. सेल्स का टारगेट देते हैं या सेल्स का हम लोग बजट देते हैं. सेल्स के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज बजट, नॉट स्टैंडर्ड. सेल्स के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? बजट. सो सेल्स का हम लोग उसको टारगेट देंगे या बजट देंगे. उसके बेसिस पे उसका परफॉर्मेंस को हम इवैल्यूएट करेंगे. परफॉर्मेंस को कैसे इवैल्यूएट करेंगे? ऑब्वियसली इफ दैट पर्टिकुलर मैनेजर इज अचीविंग दैट बजट. अचीविंग दैट बजट मतलब सपोज उसको हम लोग ने सेल्स का टारगेट दे दिया कि भाई ये साल में तुझे 1 लाख यूनिट्स बेचना है और उसने अगर 1 लाख से ज्यादा यूनिट्स बेचा तो वी कैन से ही हैज अचीव्ड द बजट. बिकॉज ही हैज अचीव्ड द बजट, he deserves increment, bonus, etc. And of course if he does not achieve the budget तो वो मुंह के सुनेगा. तो ये दूसरा तरीका हो गया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. इवन बजटरी कंट्रोल इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्युएशन. ठीक है, ये सब थियरी पार्ट हो गया. तो दिस इज वेरी क्लियर कि हम लोग को ये चैप्टर में करना क्या है. वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट. I told you yesterday there are basically 3 types of variances: cost, sales and profit. Out of this, which are there in our syllabus? Cost variances आपके syllabus में है. Sales and profit variances is not there in your syllabus. Directly और indirectly दोनों नहीं है, तो सिर्फ cost variances. फॉर दैट पर्पस कॉस्ट को हम लोग क्लासीफाई करेंगे. सो कॉस्ट को मैंने कल ही बोला था विल बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज: मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड ओवरहेड. ये 4 वेरिएंसेस तुम लोग पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर. सो यू हैव मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस and fixed overhead variances. All variances हम लोग साथ में नहीं करेंगे. Today we will discuss only material variances. आज के लेक्चर में सिर्फ material variances होगा. कल हम लोग लेबर वेरिएंसेस मोस्टली स्टार्ट करेंगे. तो आज और कल में मटेरियल एंड लेबर खत्म हो जाएगा.
Variable overhead are very easy, and then we will go to fixed overhead. और बाद में हम ऐसे भी सम्स करेंगे जिसमें वो लोग बोलेंगे कैलकुलेट ऑल वेरिएंसेस, उसको हम मास्टर प्रॉब्लम बोलते हैं. ठीक है. सो राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग विद मटेरियल वेरिएंसेस. तो उसके लिए कम टू पेज नंबर, वेरी बेसिक क्वेश्चन जस्ट टू इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर चैप्टर. मैं एक छोटा सा सम कर रहा हूं. कम टू पेज नंबर 136, पेज नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 8. rather than looking at this question as a normal question, तुम समझ लो हम एक एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वेरिएंसेस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करने का, एक्सेट्रा. तो जस्ट रीड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. बेसिक क्वेश्चन है वो, वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 8, जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल क्वेश्चन. मैं वो उसको पढ़ रहा हूँ रादर देन मैं तुमको कोई एग्जाम्पल दूं. उससे अच्छा इसी को हम एग्जाम्पल मान के मटेरियल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. कंपनी फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. सी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन में तुमको दो चीज दिया रहेगा. एक दिया रहेगा स्टैंडर्ड एंड दूसरा दिया रहेगा एक्चुअल. पहले हम लोग स्टैंडर्ड देखते हैं. मटेरियल फॉर 70 kgs ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट 100 kgs, ये स्टैंडर्ड है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड? ये होना चाहिए. व्हाट इज 70 kgs एंड व्हाट इज 100 kgs? व्हाट इज 100 kgs? मतलब इनपुट क्या आउटपुट? 100 kgs का इनपुट करेंगे तो 70 kgs का आउटपुट मिलेगा. कि 70 kgs का इनपुट करेंगे तो 100 kgs का आउटपुट मिलेगा? नहीं, 100 kgs का इनपुट करेंगे. लिखा है स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर 70 kgs ऑफ फिनिश प्रोडक्ट. 70 kgs ऑफ फिनिश प्रोडक्ट मतलब क्या? फिनिश प्रोडक्ट क्या होता है? इनपुट होता है कि आउटपुट होता है? आउटपुट. तो अगर 100 kgs का इनपुट करेंगे तो 70 kgs का आउटपुट मिलेगा. ऐसा स्टैंडर्ड कंपनी ने सेट किया है. ऐसा कंपनी को कैसे पता चला रहेगा कि 100 kgs का इनपुट करेंगे तो 70 kgs का आउटपुट मिलेगा? पास्ट एक्सपीरियंस होता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है कि भाई अगर हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं तो 100 किलो हम डालेंगे तो 70 kgs का आउटपुट मिलेगा. सो राइट नाउ हम लोग ये 100 kgs को क्या बुलाते हैं? ऑफ कोर्स जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल दैट इज रिलेटिंग टू स्टैंडर्ड. तो इनपुट इज ऑफ 100 kgs. अभी कुछ मत लिखो. तो कितने का आउटपुट मिलेगा? ओके, तो बाकी का डिफरेंस इज व्हाट? ये 30 kgs को क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे क्या है? ये लॉस बाय फायर होगा, लॉस बाय थेफ्ट होगा? नहीं. तो ये कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस मींस इट इज एक्सपेक्टेड, बाउंड टू हैपन. तो ये जो अभी फिलहाल हम लोगों ने डिस्कस किया, आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू क्वांटिटी. 100 kgs का इनपुट करेंगे तो 70 kgs का आउटपुट मिलेगा और 30 kgs का नॉर्मल लॉस होगा. नेचर ऑफ प्रोसेसिंग ही ऐसा है. हम लोग ने प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर भी किया हुआ है, उसके अंदर हमको पता है कि जितना हम इनपुट करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है कि उतना हमको आउटपुट मिलेगा. और ये कंपनी को पहले से पता है. दिस इज अ स्टैंडर्ड दैट द कंपनी हैज सेट. व्हाटएवर का प्रोडक्ट कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग उसका ये स्टैंडर्ड है. आगे वो लोग ने बोला है स्टैंडर्ड को कंटिन्यू करते हुए दूसरा इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड के बारे में जो दिया है दैट इज स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ material is 1 rupee per kg. What is this 1 rupee per kg? Standard price of raw material per kg is how much rupees?
1 रुपी। सो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 1 कितना होता है? 100 रुपीज। तो ये तुम्हारे स्टैंडर्ड का टेबल बन गया। अब आगे तुमको एक्चुअल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो जैसे स्टैंडर्ड में मैंने लिखा है इनपुट माइनस लॉस विल गिव अस, चलो अभी जो हमको इंफॉर्मेशन वहां पे दिया हुआ है दैट इज इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू व्हाट? एक्चुअल्स। तो एक्चुअल आउटपुट पहले दिया गया है। हाउ मच इज एक्चुअल आउटपुट इन केजीज? एक्चुअल आउटपुट हैज बीन 2,10,000 kgs। क्लियरली लिखा हुआ है उसके सामने एक्चुअल आउटपुट 2,10,000 kgs। यहां पे लिखा हुआ है एक्चुअल मटेरियल यूज्ड। मटेरियल मतलब क्या होता है? इनपुट क्या आउटपुट? इनपुट। हाउ मच इज एक्चुअल मटेरियल यूज्ड? 2,80,000। एक्चुअल मटेरियल यूज्ड इज 2,80,000 एंड उसमें से एक्चुअल आउटपुट 2,10,000 kgs ये लोग ने बनाया है। तो डिफरेंस 70,000 is called as which loss? Wrong. It is actual loss. Normal loss is wrong answer. 70,000 is called as which loss? Actual loss. Actually 70,000 kgs का loss हुआ है। See, पहले जो क्वेश्चन में दिया है वो क्वेश्चन में जो फिगर्स दिए हैं उसी को फिगर्स को यूज करके हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं। उनका डेफिनेशन हमको पता होना चाहिए। सो व्हाट इज 2,10,000? कोई पूछेगा व्हाट इज 2,10,000 kgs? एक्चुअल आउटपुट। व्हाट इज 2,80,000? एक्चुअल इनपुट। तो 70,000 क्या हो गया? एक्चुअल लॉस। ये सब एक्चुअली हुआ है। सो हम लोग को नहीं पता है कि ये क्या पीरियड के लिए है। ये 1 मंथ के लिए भी हो सकता है, 1 ईयर के लिए भी हो सकता है, 1 क्वार्टर के लिए भी हो सकता है। कहीं पे भी ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन हमको नहीं दिया हुआ है। तो कंपनी ने 2,10,000 या फैक्ट्री में 2,10,000 kgs ऑफ फिनिश प्रोडक्ट बना है। वो 2,10,000 kgs के लिए एक्चुअली 2,80,000 kgs का रॉ मटेरियल यूज हुआ है। ओके, आगे बोला है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ materials. How much is actual cost of materials? Actual cost of material is 2,50,000 या 2,52,000। ओके, अब मुझे कैलकुलेट करना है एक्चुअल प्राइस पर केजी। सो कैन यू टेल मी एक्चुअल प्राइस पर केजी? हाउ टू फाइंड आउट? मैथमेटिक्स क्या है? हाउ मच डिवाइडेड बाय हाउ मच? अरे न्यूमरेटर बोलो कितना आएगा, फॉर्मूला नहीं चाहिए मेरे को। 2 lakhs डिवाइडेड बाय 2,52,000 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में कितना होना चाहिए? 2,80,000। एक्चुअल प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इज 0.9। तो ये बन गया तुम्हारा एक्चुअल्स। अगर मैं क्वेश्चन को समराइज करूं, अब क्वेश्चन को देखने का भी जरूरत नहीं है, जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग ने ये टेबल में डाल दिया गया है। फर्स्ट टेबल के ऊपर हेडिंग दिया हुआ है, बोलो व्हाट इज दैट फर्स्ट टेबल? गिवन स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड कंपनी ने सेट किया है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड कब सेट किया होगा? प्रोडक्शन चालू होने से पहले, प्रोडक्शन जब चल रहा है तभी, कि प्रोडक्शन खत्म हो गया उसके बाद? प्रोडक्शन चालू होने से पहले ही ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई अगर हम लोग को 70 kgs का आउटपुट बनाने का रहेगा तो 100 kgs का इनपुट डालना पड़ेगा। 100 kgs का इनपुट डालोगे तो 70 kgs का आउटपुट मिलेगा। 30 kgs विल बी नॉर्मल लॉस। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल विल बी 1 rupee per kg एंड दिस 100 rupees इज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। ऐसा वो लोग ने स्टैंडर्ड बनाया है। और फिर बाद में प्रोडक्शन खत्म होने के बाद हमको पता चला कि एक्चुअल आउटपुट इज 2,10,000 kgs। actual input material used for producing that 2,10,000 is 2,80,000 and actual price or actual cost rather of raw material 2,52,000 जो तुमको दिया हुआ है उससे हमको actual price मिला है।
बोलो अब ये चैप्टर में हमको करना क्या है? ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू व्हाट वी हैव टू डू इन दिस चैप्टर. व्हाट इज स्टेप नंबर 1? सेट द स्टैंडर्ड. तो स्टैंडर्ड है तुम्हारे पास. व्हाट इज स्टेप नंबर 2? कंपेयर. किसको किससे कंपेयर करने का? स्टैंडर्ड और एक्चुअल को मुझे कंपेयर करना है. तो वो तो हम लोग अगर ये स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल को कंपेयर करेंगे तो मेरा स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कितना होना चाहिए था? अरे मेरा स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कितना होना चाहिए था? 100 रुपीज. एंड मेरा एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कितना हुआ है? 2,52,000. मतलब मेरा मटेरियल कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड बाय 2,51,900 ओनली. नहीं, क्या करके देखो. 100. व्हाट इज 100? अरे 100 क्या है भाई? क्या क्या स्टैंडर्ड क्या? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट. व्हाट इज 2,52,000 गोइंग टू बी कॉल्ड एज एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट. तो सिंपल क्वेश्चन है कि मुझे कंपेयर करना है स्टैंडर्ड विद द एक्चुअल. हमको सिखाया गया है कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करने का. तो हम कंपेयर कर रहे हैं. मतलब 100 रुपए का खर्चा होना चाहिए था और किसी ने 2,52,000 का खर्चा किया है. मतलब मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो गया है बाय 2,51,900 ओनली. क्यों नो? मतलब व्हाट इज द पॉइंट दैट वी आर कंक्लूडिंग यहाँ पे कि अगर हमको स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल को कंपेयर करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल शुड बी कंपेरेबल. इज दिस स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कंपेरेबल? नो. ओके, व्हाई? विच क्वांटिटी? अरे इनपुट तो कभी भी सेम नहीं होगा. तुमको बोलेंगे कि भाई से फॉर एग्जांपल किसी ने तुमको स्टैंडर्ड दिया और बोला ये स्टैंडर्ड है, तो क्या एक्चुअल हमेशा क्वांटिटी सेम ही होगा? अगर एक्चुअल क्वांटिटी सेम होगा, इनपुट का बात कर रहे हैं तुम लोग, रॉन्ग डायरेक्शन में सोच रहे हैं. 100 एंड 2,52,000 इज नॉट कंपेरेबल. व्हाई इट इज नॉट कंपेरेबल? अच्छा, इनफैक्ट हम लोग ये ऑलरेडी एक चैप्टर में कर चुके हैं. वी हैव डन दिस इन वन पर्टिकुलर चैप्टर. ओवरहेड. चलो, नहीं, ओवरहेड्स इज द करेक्ट आंसर. हम लोग ओवरहेड्स चैप्टर में कर चुके हैं. जो लोग फेंक रहे हैं, करेक्ट फेंक रहे हैं. वी हैव डन दिस इन ओवरहेड्स चैप्टर. पहले मैं ये करवाऊंगा, बाद में हम ओवरहेड्स चैप्टर में जाके देखेंगे कि कौन से सम में किया हुआ है हम लोग ने. अच्छा, ओके. व्हाई दिस इज नॉट कंपेरेबल? फॉर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर द क्वेश्चन. गिवन स्टैंडर्ड is for output. क्या लिखा है मैंने यहां पे? of how many kgs. गिवन स्टैंडर्ड, जो कंपनी ने स्टैंडर्ड बनाया है, इज फॉर आउटपुट ऑफ हाउ मेनी केजीज? फॉर आउटपुट ऑफ 70 केजीज. लेकिन जो एक्चुअल्स है दैट इज फॉर विच आउटपुट? एक्चुअल आउटपुट ऑफ हाउ मेनी केजीज? 2,10,000 केजीज. डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? ओके. नेक्स्ट पॉइंट. मतलब कैन वी से दिस इज standard material cost for output of 70 kgs, but this is actual material cost for actual output 2,10,000 kgs. बराबर है? ओके. तो मुझे कंपेयर क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनो. व्हाट शुड आई कंपेयर?
मैं ना नंबरिंग डाल देता हूं, तुम लोग मुझे नंबर में आंसर करो। सपोज मैं इसको नंबर 1 बुलाता हूं, सपोज मैं इसको नंबर 2 बुलाता हूं, और सपोज मैं इसको नंबर 3 बुलाता हूं। शुड आई कंपेयर 1 विथ 3 और शुड आई कंपेयर 2 विथ 3? व्हाट इज 2? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट ऑफ 2,10,000 kgs को एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट ऑफ 2,10,000 kgs के साथ कंपेयर करना चाहिए। विच ऑफ द टू इज मीनिंगफुल कंपैरिजन? सी कंपैरिजन करने का ये मतलब नहीं है कि तुम किसी को भी उठा के कंपेयर कर लो। 100 ऑलरेडी ऑलमोस्ट सब लोग ने आइडेंटिफाई किया कि 100 और 2,52,000 को कंपेयर करना बेसलेस कंपैरिजन है। हम लोग कंपैरिजन कर क्यों रहे हैं? Why are we doing this comparison? We are doing this comparison because हमको स्टेप नंबर 4 मत भूलो। व्हाट इज स्टेप नंबर 4? कॉस्ट कंट्रोल का स्टेप नंबर 4 क्या है? टेक करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन आप किस पे लोगे? जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब मटेरियल कॉस्ट के लिए कोई ना कोई कंपनी में रिस्पॉन्सिबल होगा, किसी ना किसी को तुमने अथॉरिटी दिया हुआ है मटेरियल खरीदने का। हाँ, तो उसको तुम बुला के बोलोगे स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट 100 रुपया होना चाहिए था और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 2,52,000 हुआ है, ये क्या किया है तूने? वो बोलेगा तुम मुझे निकालो, उसके पहले मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूं, क्योंकि ये 100 और 2,52,000 कंपेरेबल ही नहीं है। This 100 is standard material cost for output of, and 2,52,000 is actual material cost for actual output of 2,10,000 kgs. Yes or no? तो अगर कंपेयर करना ही है तो वी शुड कंपेयर व्हाट? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर विच आउटपुट ऑफ 2,10,000 kgs with actual material cost for actual output of 2,10,000 kgs. देखो ये ना, ये चैप्टर का बेसिक्स है, द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर। कोई मुझे पूछेगा बेसिक क्या है, तो ये बेसिक है कि स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कंपेरेबल करना है या कंपेयर करना है, बरोबर है, लेकिन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कंपेयर करने के लिए वो दोनों कंपेरेबल भी होना चाहिए। अगर कंपेरेबल नहीं है तो उनको कंपेरेबल करो, और वो हमेशा तुमको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो थोड़ी देर में बता रहा हूं। But right now, everybody agrees that if I want to compare, I will compare 2 with 3, not 1 with 3. Okay. That means now I have to find out this figure. Yes or no? Now my question is 1 equal to 2? Is 1 equal to 2? मतलब ये यहां पे भी 100 ही आएगा क्या? Okay. मुझे क्या फाइंड आउट करना है? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर विच आउटपुट ऑफ 2,10,000 kgs। तो क्या स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर 70 kgs एंड स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट 2,10,000 kgs इज 1 equal to 3? नो, बिकॉज मटेरियल इज नॉट फिक्स्ड कॉस्ट। आउटपुट बढ़ेगा तो प्रोपोर्शनेटली मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ेगा, बिकॉज मटेरियल इज व्हाट इन बिहेवियर? वेरिएबल। वेरिएबल कॉस्ट वेरीज विद द आउटपुट। तुम आउटपुट बढ़ाओगे तो टोटल मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ेगा। आर यू गेटिंग माय डिस्कशन? हम लोग कौन से कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं? कौन से कॉस्ट का बात चल रहा है? मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट इज विच टाइप ऑफ कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट। दैट इज व्हाई 1 कैनॉट बी इक्वल टू 2। सॉरी, 1 कैनॉट बी इक्वल टू 2। 1 क्या है? स्टैंडर्ड। 2 क्या है? स्टैंडर्ड। दोनों स्टैंडर्ड है ना? 1 क्या है? स्टैंडर्ड। 2 क्या है? इज 1 इज इक्वल टू 2? नो, क्योंकि 1 इज स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर आउटपुट ऑफ 70 kgs एंड 2 इज स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट ऑफ 2,10,000 kgs। क्या अगर तुमने 2,10,000 kgs बनाया है तो उसके लिए स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कितना होना चाहिए था? And 1 cannot be equal to 2 because material is not fixed cost. तुम 70 kgs बनाओ तो भी 100 रुपया, 2,10,000 kgs बनाया है तो भी 100 रुपया। That is illogical because material is not fixed cost. Material is what?
तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्या करना पड़ेगा? किसको रिवाइज करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा मतलब वी हैव टू फाइंड आउट रिवाइज्ड स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट ऑफ 2,10,000 केजीज। क्या अगर 2,10,000 केजीज बनाया है तो स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए था? और ये एक्सरसाइज तुमको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा, बिकॉज कंपनी एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड बना ही नहीं सकता है, बिकॉज स्टैंडर्ड एक्चुअल आउटपुट के पहले होता है। आप स्टैंडर्ड कब सेट करते हो? बिफोर स्टार्टिंग द प्रोडक्शन। बिफोर स्टार्टिंग द प्रोडक्शन तुमने स्टैंडर्ड दे दिया कि भाई 70 केजीज का आउटपुट बनाने के लिए 100 केजीज का इनपुट डालना। ओके, अब एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द क्वार्टर 2,10,000 केजीज बना, तो मुझे थोड़ी मालूम था बिगिनिंग ऑफ द मंथ में कि हम 2,10,000 केजीज एक्चुअली बनाएंगे। तो मटेरियल में बाकी के कॉस्ट में क्या होगा वो देखेंगे, फिलहाल मटेरियल का बात कर रहा हूं। जनरली 9 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस, मैं एक फिर भी मेरे पास रख रहा हूं, 9 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन में मटेरियल में स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कभी भी कंपेरेबल नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल में जनरली कंपनी विल सेट स्टैंडर्ड फॉर 1 यूनिट, कंपनी विल सेट स्टैंडर्ड फॉर 1 बैच, and actual output will never be same as standard output। तो हमेशा हमको स्टैंडर्ड को क्या करना पड़ेगा? ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, मटेरियल में when can we say standard and actual are comparable? ये पहले क्वेश्चन इधर तक जाने तो दे, मैं ये पूछ रहा हूं when मतलब टाइम नहीं पूछ रहा हूं, कब कंपेयर करने का नहीं पूछा, मैंने ये पूछा कि when standard and actual are said to be comparable, when to do comparison नहीं पूछा मैंने, मैं स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों को कब कंपेयर कर सकता हूं मटेरियल में? when standard and actual both are for सेम आउटपुट करके कुछ होता ही नहीं है। एक्चुअल आउटपुट क्या सेम आउटपुट? व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेम आउटपुट? बजटेड आउटपुट सुना है, एक्चुअल आउटपुट सुना है, सेम आउटपुट क्या होता है? लेट अस ट्राई वंस अगेन। अरे सेम आउटपुट, ये सीए तुम तो फिर भी पहली बार बोल रहे हो तो तुम पे मेरे को ये नहीं आता है। सीए फाइनल वाले को मैं सिखाता था तभी भी बोलते हैं सेम आउटपुट। व्हाट नॉनसेंस इज सेम आउटपुट? व्हाट डू यू मीन बाय सेम आउटपुट? मटेरियल में कब बोल सकता हूं मैं क्या स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल इज कंपेरेबल? व्हेन बोथ आर फॉर, और अगर गिवन स्टैंडर्ड एक्चुअल के साथ कंपेरेबल नहीं है तो गिवन स्टैंडर्ड को क्या करना पड़ेगा? रिवाइज। इस गिवन स्टैंडर्ड को जो तुम रिवाइज कर रहे हो, दिस गिवन स्टैंडर्ड विल बी रिवाइज्ड विथ रेफरेंस टू एक्चुअल आउटपुट। ये एक्सरसाइज हर क्वेश्चन में मटेरियल के लिए करना पड़ेगा। आगे लेबर में क्या होगा, ओवरहेड में, वो भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। एक मटेरियल को कंक्लूड करें तो मटेरियल में मुझे अगर स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल को कंपेयर करना है तो मुझे स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल दोनों जो चाहिए शुड बी फॉर एक्चुअल आउटपुट। अच्छा, एक्चुअल विल बी ऑलवेज फॉर एक्चुअल आउटपुट। आई रिपीट, एक्चुअल विल बी ऑलवेज फॉर एक्चुअल आउटपुट, लेकिन हमको स्टैंडर्ड चाहिए फॉर। चलो अभी हम रिवाइज करते हैं। इनपुट लॉस आउटपुट, बोलो आउटपुट के सामने कितना लिखने का? आउटपुट के सामने कितना लिखोगे? 2,10,000। तो ये 2,10,000 क्योंकि एक्चुअल आउटपुट 2,10,000 है। ओके, तो 2,10,000 का आउटपुट के लिए इनपुट कितना होना चाहिए था? कैसे पता चला? तो हमारे पास इनपुट आउटपुट का रेशियो है कि 100, इधर जगह नहीं है इसलिए मैं 100 में 30 का लॉस होगा तो 70 का आउटपुट मिलेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इनपुट कितना होना चाहिए था? 3 लाख 90,000। व्हाट इज 90,000?
अरे काय चाललंय है, स्टैंडर्ड के अंदर लिखा है मैंने। एक्चुअल लॉस हो गया ना अभी 70,000, अचानक अभी एक्चुअल लॉस 90,000 हो गया। 90,000 इज स्टैंडर्ड, 30% है तो 30% ऑफ 3 लाख करो 90,000, या अभी भी स्टैंडर्ड लॉस ही है, नॉर्मल लॉस ही है। ओके, अभी प्राइस में भी ऐसा करने का कि 70 के लिए 1 रुपया, नहीं, तो प्राइस तो वही रहेगा ना। अब मल्टीप्लाई करो 3 लाख। अब कोई मुझे बताओ, क्या ये 3 लाख एंड 2,52,000 को कंपेयर कर सकते हैं? 3 लाख इज फॉर एक्चुअल आउटपुट ऑफ 2,10,000, 2,52,000, तो पहले से 2,10,000। अब मैं ये दोनों को कंपेयर कर सकता हूं। अब ऊपर का टेबल कुछ काम का नहीं है हमारा, तो दिस इज अवर कंपेरेटिव टेबल। ये कंपेरेटिव टेबल जो हम लोग ने मटेरियल के लिए बनाया, उसका हेडिंग देखो, हेडिंग इज फॉर विच आउटपुट। तुम लोग देखो यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट दोनों में कितना चाहिए मेरे को, तो 2,10,000 के लिए स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए था और 2,10,000 के लिए एक्चुअल कितना है। और ऐसा हम ऑलरेडी ओवरहेड्स के एक चैप्टर में कर चुके हैं। उस हम क्वेश्चन में जाके मैं तुमको बता सकता हूं कि हमने कौन से सम में किया हुआ है। ऐसा किया है हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन 13 अगर तुम्हारे पास है तो क्वेश्चन 13 निकालें, उसका सॉल्यूशन निकालो। क्वेश्चन 13 के सॉल्यूशन में हम लोग ने क्वेश्चन 13, व्हाट अ कोइंसिडेंस, वही क्वेश्चन निकला डायरेक्टली। क्वेश्चन 13 में हम लोग ने एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाया था। वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट में हम लोग ने, देखो यहाँ पे, जब मटेरियल्स का कैलकुलेशन किया था तो मटेरियल्स के कैलकुलेशन में हम लोग ने बजटेड, बजटेड की जगह पे मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं यहाँ पे अभी, स्टैंडर्ड इज फॉर विच आउटपुट, और सामने एक्चुअल इज ऑल्सो फॉर विच आउटपुट। ये दोनों कौन से आउटपुट के, ये और ये दोनों आर फॉर विच आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट। इसके लिए हम लोग ने क्या बनाया था यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज विच रिपोर्ट। अरे किसी का अगर मैं परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर रहा हूं, तो मैं अगर उसको बोल रहा हूं कि मटेरियल का कॉस्ट 3 लाख होना चाहिए था, उसके सामने एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 2,52,000 हुआ है, तो ही तो मैं बोल सकता हूं कि ये 3 लाख एंड 2,52 इज कंपेरेबल। क्योंकि 2,10,000 केजीज विच इज एक्चुअल आउटपुट के लिए मटेरियल कॉस्ट 3 लाख होना चाहिए था, बट एक्चुअल 2,52,000 हुआ है। मटेरियल में 99% ऑफ द क्वेश्चंस में कभी भी स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल विल नॉट बी कंपेरेबल। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखेंगे, एक्चुअली ये सब नहीं लिखना है हम लोग को, बट ये पहला क्वेश्चन है तो शायद तुमको सब कुछ लिखना होगा, पता है। देखो जो दिख रहा है वो लिखो। देखो इसके पहले किसी ने, किसी ने नहीं, तुम लोग ने बोला सेम आउटपुट, तो दोनों को 5 लाख के लिए करेगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, दोनों एक्चुअल आउटपुट के लिए चाहिए मेरे को, तो डोंट से सेम आउटपुट। देर इज नथिंग कॉल्ड एज सेम आउटपुट। 1 मिनट, पता है मेरे को, डेकोरेशन करने दो। टेबल के नीचे राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस नहीं आया तो नेक्स्ट पेज 12 से 15। उधर ही चालू करो टेबल के नीचे जगह।
अच्छा, उधर टेबल के नीचे जगह बचा है तुम लोग को? ठीक है, लिखो वहां पे, चलो, वो जगह वेस्ट नहीं जाएगा, राइट डाउन। एक्चुअली मैंने सब लिखवा दिया है, बट अभी जगह है तो भरो। गिवन स्टैंडर्ड is given standard is for output of 70 kgs. जो लोग के टेबल के नीचे जगह है, अगर वेस्ट जा रहा है तो वहां पे लिखो गिवन क्या लिखा है, आउटपुट ऑफ 70 kgs। नेक्स्ट लाइन में लिखो however actuals as given are for actual output of 2,10,000 kgs। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखो therefore given standards should be therefore given standards should be revised with reference to, बोलो कंप्लीट द स्टेटमेंट। गिवन स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करना पड़ेगा विथ रेफरेंस टू एक्चुअल आउटपुट ऑफ 2,10,000 kgs। वो कंपैरेटिव टेबल के हेडिंग में फॉर एक्चुअल आउटपुट 2,10,000 में एक जीरो कम लग रहा है मेरे को यहाँ से, ठीक है। अभी ये टेबल बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस। जल्दी बनाओ। कौन सा पेज नंबर है? क्वेश्चन 1। चलो सिंपल टेबल, don't write, see here, sufficient time will be given to copy। ओके नाउ तुम लोग है ना, खाली वो कंपैरेटिव टेबल चेक करो, लुक एट कंपैरेटिव टेबल। कंपैरेटिव टेबल में मैं तुमको जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर दो। अब ये एक टेबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, गिवन स्टैंडर्ड का टेबल हमारे कुछ काम का नहीं है, वी विल स्टिक टू दिस पर्टिकुलर टेबल। बोलो हाउ मच शुड बी स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट? 3 लाख। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कितना है? 2,52,000। तो बताओ कैलकुलेटर पे हाउ मच इज डिफरेंस? 48,000 इज व्हाट? इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट के सेविंग्स इन मटेरियल कॉस्ट? तो सेविंग्स इन मटेरियल कॉस्ट है, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 2,52,000 है, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट 3 लाख होना चाहिए था, तो सेविंग्स इन मटेरियल कॉस्ट 48,000 हुआ है। तो ये 48,000 को हम लोग आज से बुलाएंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। नाम में ही है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मतलब वेरिएंस इन मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए हम लोग कौन से दो फिगर को कंपेयर कर रहे हैं? अरे अमाउंट बोलो भाई। 3 lakhs एंड 2,52,000। 3 लाख क्या है? अरे मैंने लिखा है 3 लाख के नीचे एरो मार्क करके, तुम नया नया वर्ड मत बनाओ, जो नाम रखा है उसी नाम से उसको बुलाओ। मतलब ऐसा घर पे चिंटू, बबलू, टिक्कू, बिट्टू ये सब नाम ने एक नाम रखा है, उसी नाम से बुलाओ, तुम अपना नाम मत रखो। 3 लाख क्या लिखा है उधर?
हाँ, और 2,52,000 क्या है? हाँ, तो फॉर एक्चुअल आउटपुट 2,10,000 वो अंडरस्टूड है, तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया? व्हाट माइनस व्हाट? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस, this is the formula for our first variance. What is the name of the variance? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो लिखो सीरियल नंबर, अभी वो लोग ने ABC लिखा तो मैं वही यूज कर रहा हूँ, तो लिखो C। हम लोग हमेशा इसी ऑर्डर में करेंगे, पहले हम किसको करेंगे? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, वेरी सिंपल फॉर्मूला। बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस, so next line equal to standard material cost minus actual material cost, 3 lakh minus 2,52,000. What is the difference? Stop writing, कोई नहीं लिखेगा। 48,000 एग्रीड। ये 48,000 क्या है? कौन सा वेरिएंस? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। नाउ हम लोग ने क्या बोला कि ये चैप्टर में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? वेरिएंसेस। अब वेरिएंसेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वेरिएंसेस कैन बी आइदर फेवरेबल और वेरिएंसेस कैन बी अनफेवरेबल। अनफेवरेबल जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं, हम लोग एडवर्स लिखते हैं। तो व्हाट आर द टू वर्ड्स? फेवरेबल और एडवर्स। When can we say when can we say a variance is favorable? When actual is less than standard. Everybody agrees? हाँ, मार्केट में यही रीजनिंग चलता है। दूसरा मार्केट में रीजन चलता है, पॉजिटिव रहेगा तो फेवरेबल, नेगेटिव रहेगा तो एडवर्स। ये दोनों नॉनसेंस है, क्योंकि जो पहला वाला तुमने बोला, क्या पहला वाला क्या बोला? एक्चुअल अगर कम रहेगा स्टैंडर्ड से तो वो लॉजिक सेल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। सेल्स में अगर एक्चुअल कम रहेगा तो फेवरेबल हो गया ना। सेल्स बजटेड सेल्स होना चाहिए था 5 लाख, एक्चुअल 3 लाख, तो हो गया ना 2 लाख एडवर्स। तो करेक्ट रीजन इज what is the impact of the variance on the profits of the company. This is the correct reason for identifying whether the variance is favorable or adverse. इसके लिए मैंने पूछा 48,000 is increase in cost के saving in cost? सेविंग इन कॉस्ट। तुम्हारा कॉस्ट 48,000 से बच गया है, दैट इज वाई कंपनी का प्रॉफिट 48,000 से बढ़ गया होगा। दैट मीन्स दिस वेरिएंस इज फेवरेबल और इज दिस वेरिएंस एडवर्स? favorable. If any variance increases the profits of the organization, it is favorable. If it decreases the profits of the organization, it is adverse. तो ये सही रीजनिंग होगा ऑफ फेवरेबल और एडवर्स। ओके, नाउ स्टॉप राइटिंग एंड सी। अब जब भी आप फेवरेबल लिखते हो तो यहाँ पे हम लोग F लिखेंगे, जब भी एडवर्स लिखना है तो A लिखेंगे, लेकिन A को ब्रैकेट में रखना है। ये traditional way of writing. Don't question ऐसा क्यों? So this is follow. Now listen carefully. What is 48,000 favorable? Material cost variance is 48,000 favorable. अब है ना, ये 48,000 favorable खुशी का बात है कि दुख का बात है? खुशी का बात है। 48,000 is favorable, लेकिन हम ये 48,000 का ब्रेकअप करेंगे, डिवीजन करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि मटेरियल कॉस्ट में 48,000 का सेविंग क्यों हुआ है। देखो, थोड़ी देर के लिए मान लो अगर उल्टा होता कि स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट 2,52,000 होता और एक्चुअल 3 लाख होता, तो ये 48,000 एडवर्स हो जाता था। तो वी हैव
to analyze the material cost variance. It is about analysis. ये analysis क्यों करना है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा. We will have to do analysis. Analysis मतलब ये 48,000 favorable किस वजह से favorable हुआ है, उसका क्यों analysis करना है वो थोड़ी देर में मैं बताऊंगा. लेकिन उसके लिए तुम लोग टेबल देखो, कंपैरेटिव टेबल. कंपैरेटिव टेबल अगर देखोगे, वेदर स्टैंडर्ड और वेदर एक्चुअल, you see standard or you see actual. How did you calculate material cost? Material cost is function of two things. Material cost कैसे find out करने का? It is what into what? Quantity into price. Listen carefully whether you agree. Material cost कैसे ढूंढने का? Material cost के लिए हम लोग किसको किससे multiply करते हैं? Quantity into price will give you material cost, whether it is standard or whether it is actual. That is not important for me. Important is material cost is equal to quantity into price. अब material cost क्यों change होता है, यही मैं देख रहा हूं. material cost क्यों change होता है? अगर quantity change होगा तो भी material cost change होगा, price change होगा तो भी material cost change होगा, दोनों change होगा तो भी material cost change होगा. yes or no? तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि प्राइस चेंज होने के वजह से मटेरियल कॉस्ट में कितना वेरिएंस आया है. आई रिपीट माय स्टेटमेंट. मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये जो 48,000 फेवरेबल है, ये 48,000 फेवरेबल है. सी, फेवरेबल मतलब अच्छे दिन है. इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये नहीं फाइंड आउट करो कि इसमें से प्राइस के वजह से कितना है और इसमें क्वांटिटी की वजह से कितना है. फेवरेबल हो या एडवर्स, वेरिएंस है ना, वेरिएंस है तो फर्दर एनालिसिस करना पड़ेगा, फर्दर डिवीजन करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा वो थोड़ी देर में बता रहा हूं. करना क्या है पहले वो समझो. क्या करना है? मुझे फाइंड आउट करना है कि ये 48,000 में से हाउ मच इज ड्यू टू प्राइस एंड हाउ मच इज ड्यू टू क्वांटिटी को हम बोलते हैं यूजेज. हाउ मच इज ड्यू टू प्राइस and how much is due to price, that is called as material price variance. What is the name called as? Material price variance. What is simple meaning of material price variance? Material price variance मतलब material का price change होने के वजह से material cost में कितना variance आया है. एंड बाद में मैं ये फाइंड आउट करूंगा कि मटेरियल क्वांटिटी, यूजेज, कंजम्पशन चेंज होने के वजह से मटेरियल कॉस्ट में कितना वेरिएंस आया है. कोई बोलेगा क्यों करना है, छोड़ो ना, 48,000 फेवरेबल है, वैसे भी अच्छे दिन चल रहे हैं. रिमेंबर, इस साल में या इस मंथ में या इस क्वार्टर में इट इज फेवरेबल, नेक्स्ट क्वार्टर में एडवर्स हो सकता है, नेक्स्ट ईयर में एडवर्स हो सकता है. तो मुझे फर्दर एनालिसिस तो करना ही है. और क्यों करना है? बिकॉज प्राइस एंड यूजेज के लिए डिफरेंट पर्सन्स आर रिस्पॉन्सिबल. फॉर मटेरियल प्राइस some other person is responsible, but for material usage some other person is responsible. तो who is responsible for material price? प्राइस चेंज होने के वजह से जो वेरिएंस आता है तो उसके लिए कंपनी में कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल? Purchase manager is responsible. Who is responsible for purchasing raw material in the company? Is the purchase manager. Look at your comparative table. Simple भाषा में, suppose for example तुम परचेस मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल कर रहे हो, क्या पूछोगे परचेस मैनेजर को? तुझे क्या बोला था मटेरियल कितने में परचेस करने का? मटेरियल वाज सपोज टू बी परचेस फॉर हाउ मच रुपीज पर केजी? 1 रुपी पर केजी. यस और नो? तो परचेस मैनेजर ने मटेरियल को एक्चुअली कितने में परचेस किया है? 0.9 में परचेस किया है. ये 0.9 है, कल हो सकता था दिस में भी 1.3. तो इज ही रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस? सी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट डिपेंड. अच्छा, फेवरेबल है तो क्या उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं करोगे? उसने पैसा बचाया तो उसको शाबाशी नहीं दोगे? उसने अगर पैसा बचाया है कंपनी का, विल यू नॉट गिविंग इंक्रीमेंट?
विल यू नॉट गिव हिम बोनस? ऑब्वियसली, क्योंकि अगर उसने 1 रुपए का मटेरियल 0.9 में खरीदा है, मतलब उसने कंपनी का 10 पैसा पर केजी बचाया है, तो उसके लिए तुम उसको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा, ये डज नॉट मीन कि उसका बचाओ। आई सेड फिक्स अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई डिड नॉट से कि भाई उसका हमेशा मारना ही चाहिए हमको, क्योंकि अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो ही डिजर्व्स, उसको बोनस दो। लाइक फॉर एग्जांपल हमने एम्प्लॉय कॉस्ट चैप्टर में किया हुआ है कि अगर एम्प्लॉय टाइम बचाता है तो हम उसको बोनस देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे अगर परचेस मैनेजर कंपनी का पैसा बचाता है तो ही शुड बी गिवन बोनस, इंक्रीमेंट एक्सेट्रा। हाँ, इसी जगह पे अगर उल्टा होता कि 0.9 स्टैंडर्ड था लेकिन 1 रुपये अगर एक्चुअल है तो उसने 10 पैसे एक्स्ट्रा पे किया है, तो उसके लिए तुम उसको रिस्पॉन्सिबल करोगे या नहीं करोगे? और तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डस नॉट डिपेंड अपॉन वेदर इट इज फेवरेबल और एडवर्स, यू हैव टू फिक्स अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे ही फॉर यूजेज हु इज रिस्पॉन्सिबल? प्रोडक्शन मैनेजर, हु कंज्यूम्स रॉ मटेरियल? प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन करता कौन है? प्रोडक्शन मैनेजर। मटेरियल कौन यूज करता है फैक्ट्री में? प्रोडक्शन मैनेजर। उसके अथॉरिटी के बिना मटेरियल यूज नहीं हो सकता। तो प्रोडक्शन मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूसेज। तो ये मुझे अलग अलग चाहिए कि प्राइस के वजह से कितना, यूजेज के वजह से कितना। मैं किसी एक जन को 48,000 के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकता हूं। आई कांट मेक एनी वन पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर 48,000। तो प्राइस के वजह से कितना और यूजेज की वजह से कितना वो हम अलग कर रहे हैं। तो राइट नाउ आई विल स्टार्ट विद द सिंपलर वन, दोनों सिंपल एक्चुअली। फर्स्ट वन इज मटेरियल प्राइस। चलो जल्दी बोलो। नाउ वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद मटेरियल प्राइस। वेरी सिंपल। मटेरियल प्राइस में यू विल कंपेयर विच प्राइस विद विच प्राइस। ऑलरेडी मैंने तुमको सिखाया कि मटेरियल प्राइस, सपोज फॉर एग्जांपल तुम्हारे सामने परचेस मैनेजर है, परचेस मैनेजर के लिए तुम प्राइस के लिए रिस्पॉन्सिबल कर रहे हो, प्राइस के लिए रिस्पॉन्सिबल कर रहे हो, तो तुम परचेस मैनेजर को क्या बोलोगे? तेरे को क्या बोला था? मटेरियल कितने में परचेस करने का? 1 रुपी पर केजी। तूने कितने में परचेस किया है? 0.9। ओके, सो दैट मींस यू आर कंपेयरिंग विच प्राइस विद विच प्राइस? 1 इज विच प्राइस? स्टैंडर्ड प्राइस। 0.9 इज विच प्राइस? एक्चुअल प्राइस। डोंट राइट, सी योर। कौन सा वेरिएंस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इस बार? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ये हमारा सेकंड इन ऑर्डर होगा। पॉइंट नंबर बी, बिकॉज क्वेश्चन में वो लोग ने वो पॉइंट नंबर दिया है, आई एम यूजिंग दैट पॉइंट नंबर। अगर नहीं लिखा तो हम 1 2 3 करेंगे। ये हमेशा हमारा ऑर्डर होगा। पहले कौन सा ढूंढने का? कॉस्ट। दूसरा कौन सा ढूंढने का? मटेरियल प्राइस। व्हाट इज द नेम ऑफ द वेरिएंस? हाँ, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का सिंपल मीनिंग ये है कि प्राइस के फ्लक्चुएशन के वजह से कॉस्ट में कितना वेरिएंस आया है। तो वी विल कंपेयर विच प्राइस विथ विच प्राइस? स्टैंडर्ड प्राइस। देखो, तुमको जो ऑल्ट्रेशन करना है ना फॉर्मूला में, वो पहले ही सम में करो, क्योंकि जैसे जैसे सम आगे बढ़ते जाएंगे ना तुम्हारा फॉर्मूला चेंज होते जाएगा। पहले क्वेश्चन में लिखा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, फिर जैसे तीसरे सम में, क्योंकि मैं वेरिएंस सिर्फ 2 या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन में करवाता हूँ, क्योंकि उसके आगे से क्वेश्चन वेरिएंस सब लोग खुद ही करते हैं। तो नेक्स्ट में जब मैं खुद से करने दूंगा ना तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल माइनस एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल। फिर किसी के बुक में आएगा स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी माइनस एक्चुअल प्राइस पर केजी। फिर तीसरे के बुक में आएगा स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी ऑफ मटेरियल माइनस एक्चुअल प्राइस पर केजी ऑफ मटेरियल। मतलब अलग अलग फॉर्मूला निकलने चल गए। फॉर्मूला एक बार जो है वही करो, अदरवाइज तुम ही भूल जाओगे, अरे ये सब में ऐसा फॉर्मूला लिखा है, चौथे सम में आते आते फॉर्मूला क्यों चेंज किया है। तब तुमको थोड़ी याद आएगा कि पहले सम में सर ने करवाया था, चौथा सम मैंने खुद से किया था। तो दोनों सम के लिए तुम किसको रिस्पॉन्सिबल करोगे? जो, हाँ देखो बोल भी रहे, बोलो फॉर्मूला बनाओ। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एंड सब फॉर्मूला तुम ही बनाओ। आई डोंट वांट कि मैं तुमको फॉर्मूला दूं। सब फॉर्मूला हम लोग लॉजिकली, एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो हम लोग लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। लुक एट दिस टेबल, लुक एट दिस टेबल। तुम्हारे सामने परचेस मैनेजर है, परचेस मैनेजर को तुम रिस्पॉन्सिबल कर रहे हो। परचेस मैनेजर को तुमने बोला कि भाई स्टैंडर्ड प्राइस होना चाहिए था 1 रुपया, तूने पे किया है 0.9। वो बोलेगा हाँ बरोबर है। ओके, नाउ
स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, इसको तो तुम कैलकुलेटर पे करोगे तो 0.1 आएगा, तो उसने खाली 0.1 थोड़ी बचाया है, उसने तो 0.1 पर केजी बताया, तो इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे। हाँ, तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी केजीज इज माय क्वेश्चन। 2,10,000 is rubbish. How can it be multiplied by output? परचेज मैनेजर आउटपुट खरीद के थोड़ी आया, परचेज मैनेजर तो मार्केट में क्या खरीदने गया था? मटेरियल। मटेरियल क्या है? इनपुट। इनपुट खरीदने गया था। तो कैन यू टेल मी इसको हम लोग कितने केजीस से मल्टीप्लाई करेंगे? तुम केजीस बोलो खाली। 2,80,000 is the correct answer. 2,80,000 is which quantity? So this will be multiplied by which quantity? Actual quantity. चलो बताओ, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज फॉर एग्जांपल तुमको घर पे से बोला मार्केट में जाके कुछ तो लेके आ, एक बटाटा लेके, पर्यूषण चढ़ हुए, बटाटा नहीं, क्या क्या चलता है भाई तुम लोग में? कोई भी चलेगा, बटाटा नहीं चले ना, बटेरा। बटेरा क्या है? सार्वजनिक है, सब में जाता है। तो बटेरा, मतलब एक बटेटा ले, मतलब 1 किलो का 30, मेरे को नहीं मालूम है, 30 रुपये कॉइंसिडेंट। 1 किलो का 30 रुपये, जाके 5 किलो लेके आ। 5 किलो मतलब स्टैंडर्ड क्या हुआ? 1 kg का 30 रुपीज। 1 kg 30 रुपीज। हाँ, तो तुम रास्ते में जा रहे हो, तुम कैलकुलेशन कर लोगे ना, 5 किलो का कितना होगा? 150। ओके, फिर तुमने उधर गया, भैया को बोला, और भैया ने तुमको बोला ये तो फंस गया, बोलता है नहीं नहीं बटाटे का भाव बढ़ गया है, ये वो, 35 रुपया, 35 रुपया। बोला ओके 35 रुपया। तो तुम घर पे गए, मम्मी ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किया, बोला स्टैंडर्ड प्राइस कितना था? 30। तू कितना दे के आया? 35। 30 माइनस 35, शी विल मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी केजीज? 5, which is actual quantity. Yes or no? So this should be multiplied by which quantity? Actual quantity. तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे नाउ। चलो अभी लिखो, सपोज घर पे मेहमान आने वाले हैं और पाव भाजी बनने वाला है। यस सर। और वो पाव भाजी बनाने के लिए स्टैंडर्ड 4 kgs होना चाहिए था, तुमने कितना खरीदा? 5 kgs। विल यू क्वेश्चन योर मदर? लेकिन तूने तो 4 किलो ही यूज किया, या तूने तो 4 किलो ही यूज करना चाहिए था, 5 किलो क्यों मंगाया? परचेस मैनेजर इज नोबडी टू क्वेश्चन कि स्टैंडर्ड 3 लाख है तो तुमने मेरे को 2,80,000 क्यों ऑर्डर करने के? ये प्रॉब्लम कब होता है मालूम है? जब क्वांटिटी बढ़ जाता है। सपोज ये 2,80,000 की जगह पे 3,60,000 होता, थोड़ी देर के लिए मान लो, आई वॉन्ट टू एनीवेज एक्सप्लेन दिस, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे क्या है मालूम है? सब फेवरेबल है ना, इसके लिए कोई कुछ बोल नहीं रहा है। सपोज फॉर एग्जाम्पल ये 2,80,000 की जगह पे कितना होता? आई एम जस्ट चेंजिंग द फिगर्स फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग। सपोज ये 3,60,000 हो जाएगा। ओके, एक्चुअल आउटपुट को मैं सेम रख रहा हूं, एक्चुअल आउटपुट को मैं सेम रखता हूं, 2,10,000। अब बोलो एक्चुअल लॉस कितना हो गया? 1,50,000। डू यू एग्री विद दिस? ओके, नाउ मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला अब भी सेम ही रहेगा। इट इज स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय परचेस मैनेजर कैन नॉट क्वेश्चन कि तुमने मेरे पास से 3,60,000 क्यों मंगाया जब 3 लाख कंज्यूम करने वाले थे। तेरा काम ये नहीं था, तेरा काम था वो 360 को 1 रुपए में खरीदना, और तूने 0.9 में खरीदा है, तो तुझे 3,60,000 केजीज का बेनिफिट दिया जाएगा। परचेस मैनेजर विल नॉट क्वेश्चन एक्चुअल क्वांटिटी। अरे परचेस मैनेजर को स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो पता भी नहीं रहेगा,
तेरा काम क्या है, तुझे जितना परचेस करने बोला वो तुझे स्टैंडर्ड प्राइस में खरीदना चाहिए और तू एक्चुअल प्राइस दे के आया। सपोज फॉर एग्जांपल यहां पे एक्चुअल प्राइस इज 1.1, तो भी फॉर्मूला वही रहेगा, इट इज व्हाट माइनस व्हाट, माइनस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। 10 पैसे तू ज्यादा पे किया, कितने पे, 3,60,000 पे। तो परचेज मैनेजर ऐसा नहीं बोल सकता नहीं 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 ना, लेकिन स्टैंडर्ड कौन सी थी, 3 लाख है, तुमने मेरे को 360 क्यों बोला परचेज करने, बोला तेरा काम नहीं है। तेरा काम क्या है, 1 रुपए में खरीदना, तू कितना दे के आया, 1.1, तो 0.1 तू ज्यादा दे के आया, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल ऑन 3,60,000 केजेस। यू डोंट क्वेश्चन कि नहीं 3 लाख होना चाहिए था, तुम मेरे को क्यों 3 लाख से ज्यादा बोला खरीदने को। तो दैट इज वाई कोई भी सम रहेगा, फॉर्मूला यही है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। ओके, सो स्टैंडर्ड प्राइस इज माइनस इनटू, दिस टाइम इट इज 2,80,000, तो बोलो कितना है आप। ओके, नाउ वेरिएंस के लैंग्वेज में बोलो 28,000 क्या है, एडवर्स के फेवरेबल, फेवरेबल, फेवरेबल और एडवर्स हैज नथिंग टू डू विथ मैथमेटिकल साइन। हाँ, गलती से भी ऐसा बाइट मत करना, प्लस आया तो फेवरेबल, नेगेटिव आया तो एडवर्स, ये सर तो कुछ भी बोलते रहते हैं। अब कॉस्ट वेरिएंस में ही तुम आगे जाके फंसोगे नेगेटिव पॉजिटिव में, आगे जाके हैं ऐसे क्वेश्चन। चलो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो अब मुझे पता चल गया कि 48,000 फेवरेबल में से 28,000 फेवरेबल के लिए हम किसको रिस्पॉन्सिबल करेंगे, परचेस मैनेजर। परचेस मैनेजर बोला भाई तेरे वजह से 28,000 फेवरेबल है, तो बाकी का किसके वजह से है, यूसेज की वजह से। यूसेज के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, प्रोडक्शन मैनेजर। सो राइट डाउन दैट इज अवर ए। व्हाट इज द नेम ऑफ द वेरिएंस, material usage variance। material usage variance, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। चलो यूसेज के लिए वी विल कंपेयर व्हाट विथ व्हाट। अभी अगर हम लोग ये टेबल को रेफर करेंगे तो हम लोग किसको किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड क्या विथ एक्चुअल क्या, स्टैंडर्ड क्वांटिटी विथ actual quantity, correct, because production manager is responsible for quantity that is consumed, standard quantity minus actual quantity, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। डोंट राइट, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है बोलो, 3 लाख, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, 2,80,000। तो यहाँ पे 20,000 केजी ज्यादा कंज्यूम हुआ है कि कम कंज्यूम हुआ है, कम कंज्यूम हुआ है। 2,10,000 केजीज का आउटपुट बनाने के लिए कितना केजीज कंज्यूम होना चाहिए था, 3 लाख। एक्चुअली कितना कंज्यूम हुआ है, तो 20,000 केजीज कम कंज्यूम। अगर मटेरियल कंज्यूम कम होगा तो कॉस्ट भी तो बचेगा। ओके, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये आंसर केजीज में है, बट मुझे उसको अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इधर हम लोग को किसी प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन से प्राइस से मल्टीप्लाई करने का, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वाई। देखो ये एक ही डिस्कशन है, एक बार ये एक डिस्कशन खत्म हो गया, देन मटेरियल वेरिएंसेस में एज सच इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। वी विल मल्टीप्लाई बाय विच प्राइस एंड वाई, वाई स्टैंडर्ड प्राइस एंड वाई नॉट एक्चुअल प्राइस। ओके, कोई बोल रहा है एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करो,
वो तो तू एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करेगा तो भी तुझे पता चलेगा कितना फेवरेबल है क्या एडवर्स है। किसी को समझा है क्या बोल रही है? ओके चलो बाय कर लेते हैं। दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, सब लोग एक्चुअल प्राइस ही बोल रहे हैं यहाँ पे ऑनलाइन, सब लोग एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस पे नहीं हो सकता। मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कहाँ पे एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? अच्छा इसको उल्टा कर दे चल, 2,80,000 स्टैंडर्ड होना चाहिए था और 3 लाख एक्चुअल हुआ है, 20,000 उसने ज्यादा कंज्यूम किया। अभी बोलो 2,80,000 को कहाँ पे कर रहा हूँ? 2,80,000 माइनस 3 लाख, जो एक्स्ट्रा 20,000 है उसको मैं 0.9 से परचेस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये तो जबरदस्ती हो गया। मैथमेटिकल रीजन। स्टिल वाई स्टैंडर्ड प्राइस? ये सब फीलिंग वाले आंसर हमको समझते नहीं है। ओके थोड़ा मैं एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ क्योंकि प्रेजेंट एग्जांपल में मतलब समझ जाएगा लेकिन थोड़ा हैवी जाएगा, तो इजी तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सपोज फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा फिगर्स चेंज कर रहा हूँ, मैं स्टैंडर्ड को चेंज नहीं कर रहा हूँ, आई एम कीपिंग दिस एज 3 लाख ओनली। इसको मैं 1 रुपी रख रहा हूँ और इसको मैं 3 लाख, बराबर है। मैं स्टैंडर्ड को चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल्स को थोड़ा बहुत चेंज करता हूँ, मैं क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ। सपोज एक्चुअल क्वांटिटी 3,60,000 होता एंड सपोज एक्चुअल प्राइस इज 0.81, जस्ट एग्जांपल के लिए 0.81। नाउ कैन यू मल्टीप्लाई 3,60,000 माइनस इंटू 0.81, 291,600। जस्ट कीप योर कैलकुलेटर्स फास्ट। पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, चलो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फिगर चेंज हो जाएगा अभी। अब माइनस करो 3 लाख माइनस 291,600, खाली 8,400 मत बोलो, फेवरेबल बराबर है। बी मटेरियल प्राइस वेरिएंस, फॉर्मूला बोलो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस, तो स्टैंडर्ड प्राइस 1 माइनस एक्चुअल प्राइस कितना 0.81 इंटू 3,60,000, 68,400 क्या फेवरेबल, बराबर है। प्लीज लिसन केयरफुली, ये 3,60,000 का ब्रेकअप क्या है? 3,60,000 का ब्रेकअप क्या है? 3 लाख एंड ओके। अब मुझे ना इसका अलग अलग दो, 1 माइनस 0.81 इंटू 3 लाख, 50, कैन वी से दिस इज 57,000 फेवरेबल, और यहाँ पे 11,400 फेवरेबल, बराबर है। और अब तीसरा वेरिएंस, व्हाट इज द थर्ड वेरिएंस दैट इज गोइंग ऑन? मटेरियल यूजेज वेरिएंस का अभी तक फॉर्मूला क्या है? विच क्वांटिटी माइनस विच क्वांटिटी, 3 लाख माइनस 3,60,000। डू यू एग्री विद दिस? यस, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, कितना होता है 60,000 वॉट। नाउ लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो, व्हाट इज ब्रेकअप ऑफ 1? 1 का ब्रेकअप क्या है? 0 पॉइंट एंड 0 पॉइंट, बरोबर है। मल्टीप्लाई करो 60,000 इंटू 0.19, 11,400। अगर तुम लोग को समझ रहा है
तो ये 0.19 को मैं ब्रैकेट में रखना चाहूंगा क्योंकि उतने का सेविंग हुआ है। आई रिपीट, 0.19 को मैं ब्रैकेट में रख रहा हूं, उतने का सेविंग हुआ है, मतलब 11,400 क्या है, फेवरेबल, यस और नो। और 30,000 इंटू 3,60,000, सॉरी 3 लाख माइनस 3,60,000 इंटू 0.81 करो, कितना होता है, 48,600 एडवर्स। नाउ ध्यान से सुनो, मेरे को है ना इसमें इंटरेस्ट है। ये क्या है, ये सेविंग्स के लिए मैंने ऑलरेडी परचेस मैनेजर को क्रेडिट दे दिया है, तो मैं वापस से प्रोडक्शन मैनेजर को वही सेविंग के लिए क्रेडिट नहीं दे सकता हूं। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ये 11,400 के लिए मैं ऑलरेडी किसको क्रेडिट दे चुका हूं, परचेस मैनेजर को क्रेडिट दे चुका हूं मैं उसका। कोई एक वेरिएंस के लिए दो जन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ये 11,400 के लिए या तो आप परचेस मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल करो या 11,400 के लिए प्रोडक्शन मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल करो। आप दोनों को 11,400 का क्रेडिट नहीं दे सकते हो। 11,400 जो बचा है वो किसके वजह से बचा है, परचेस मैनेजर की वजह से बचा है, और वो 11,400 उसके मटेरियल प्राइस वेरिएंस में इंक्लूडेड है। तो फिर से 11,400 का बेनिफिट, क्योंकि अगर आप 11,400 का बेनिफिट प्रोडक्शन मैनेजर को दोगे तो 60,000 एडवर्स की जगह यूजेज वेरिएंस 48,600 एडवर्स दिखेगा, जो गलत है। नहीं समझ में आया? मैं फिर से बोलता हूं, अगर आपने 0.81 से मल्टीप्लाई किया तो वेरिएंस आएगा 48,600 एडवर्स, but actually variance is not 48,600 adverse, actually variance is 60,000 adverse, because अगर आप 48,600 adverse लिखोगे that means आपने प्रोडक्शन मैनेजर को 48,600 के लिए रिस्पॉन्सिबल किया। however प्रोडक्शन मैनेजर is not responsible for 48,600, is responsible for 60,000। अगर आप उसको 48,600 के लिए रिस्पॉन्सिबल कर रहे हो, मतलब आपने 11,400 का बेनिफिट प्रोडक्शन मैनेजर को भी दिया, और ऑलरेडी वो 11,400 का बेनिफिट आप मटेरियल प्राइस वेरिएंस में परचेज मैनेजर को दे चुके हो। तो आप एक ही वेरिएंस का बेनिफिट दो जन को नहीं दे सकते हो। अगर फिर भी अगर मैथमेटिकली कंफ्यूजन है तो बेस्ट थिंग इज इसको 1.81 ले लो। चलो 1.81 लेके माइनस करके बताओ तो अभी समझेगा, क्योंकि एडवर्स होता है ना तो जल्दी समझता है, फेवरेबल होता है ना तो पब्लिक को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। माइनस करो और मल्टीप्लाई करो, अब तुमको शायद बेटर समझेगा मैं बोल क्या रहा हूं। हाँ, 0.81 इंटू 3,60,000 बोलो कितना होता है, 2,91,600 एडवर्स आएगा। ठीक है, व्हाट इज ब्रेकअप ऑफ 3,60,000? 3 लाख एंड बरो फटाफट मल्टीप्लाई करो, 0.81 इंटू 3 लाख 2,43,000 एडवर्स, 48,000 क्या, चलो यहां पे मैं मल्टीप्लाई करता हूं बाय स्टैंडर्ड प्राइस, बराबर है, स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 60,000 वॉट। लेकिन अगर सपोज मैंने यहां पे एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करता हूं इनटू 1.81 तो आंसर कितना आएगा 1,08,600। ये दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करो, 48,600 एडवर्स। ये 48,600 एडवर्स के लिए ऑलरेडी तुमने ऊपर परचेस मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल कर दिया है, तो तुम वापस प्रोडक्शन मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते हो 48,600 के लिए। हाउ कैन वन पर्सन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, और अदर टू पर्सन कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेम वेरिएंस? तो तुमने ऑलरेडी 48,600 के लिए किसको पीनलाइज किया, परचेस मैनेजर। ऊपर 48,600 उसके वेरिएंस में इंक्लूडेड है, तो नीचे वो वापस से प्रोडक्शन यूजेज वेरिएंस में इंक्लूडेड नहीं हो सकता है।
क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी तुमने किसको रिस्पॉन्सिबल कर दिया, परचेस मैनेजर के लिए. सो आई कैन नॉट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस, आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय विच प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस. दिस इज द टेक्निकल रीजन कि वाई हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अगर इजी तरीके से समझना है तो अगर आप प्रोडक्शन मैनेजर हो तो मुझे पता है अगर मैं 1 kg कंपनी का वेस्ट कर रहा हूं तो मैं कंपनी का 1 रुपया वेस्ट कर रहा हूं. मुझे एक्चुअल प्राइस से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो वो लोग 1 रुपये के लिए रिस्पॉन्सिबल करेंगे. हम उसको क्या बोलेंगे, देख भाई तू जो मटेरियल यूज कर रहा है ना वो 1 रुपये वाला मटेरियल है. अब वो 1 रुपये का जगह पे तुमने उसको 0.9 में खरीदा है कि 1.9 में खरीदा है कि फ्री में खरीदा है, उससे प्रोडक्शन मैनेजर को लेना देना नहीं है. प्रोडक्शन मैनेजर क्या बोलेगा, ये जो मैं 1 किलो भी बचाऊंगा तो मैं कंपनी का 1 रुपया बचा रहा हूं, नॉट 0.19. So this will be multiplied by which price? Standard price. बस this was first and last time. इसके आगे तो हम वैसे भी रटने वाले हैं. एंड तीसरा रीजन जो अभी थोड़ी देर में मिलेगा, this is 20,000 watt favorable. Why it is favorable? सेविंग्स हुआ है, सेविंग्स. अच्छा, ये 20,000 का सेविंग्स किसने किया है, प्रोडक्शन मैनेजर. सी अभी हमको पता चल गया है कि 48,000 का जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है फेवरेबल, उसमें से प्राइस की वजह से, अच्छा कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, प्राइस की वजह से फेवरेबल है लेकिन यूजेज की वजह से ह्यूज एडवर्स हो गया, या यूजेज के फेवरेबल लेकिन प्राइस एडवर्स हो गया. सो ये कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि फेवरेबल आए तो सब फेवरेबल ही आएगा, ये हम देखेंगे आगे वाले क्वेश्चंस में. बट राइट नाउ इट इज व्हाट, 20,000 फेवरेबल. मैं यहाँ पे नंबर्स चेंज कर रहा हूँ, इसको हमेशा मैं नंबर 1 बुलाता हूँ, इसको नंबर 2 बुलाता हूँ और इसको नंबर 3 बुलाता हूँ. देयर इज सम मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन 1, 2 एंड 3. व्हाट इज दैट रिलेशनशिप? 1 is equal to, 1 is equal to, always 1 is equal to what? 2 plus 3. This is always true. 1 is equal to 2 plus 3. लिखने के लिए ठीक है, but can you tell me which variance is equal to which variance plus which variance? Material cost variance is equal to plus material usage. This is verification step. ये always verification step में true होना चाहिए. Material cost variance is equal to material price variance plus material usage variance. 1 is equal to 2 plus 3. ये हमेशा होना ही चाहिए. मैंने क्या किया है, मैंने कॉस्ट वेरिएंस को ही 2 पार्ट में ब्रेक किया है कि भाई प्राइस के वजह से इतना, यूजेज के वजह से इतना. प्राइस के लिए परचेस मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है तो 28,000 फेवरेबल के लिए परचेस मैनेजर रिस्पॉन्सिबल. सी, responsibility, fixing up responsibility does not depend upon whether it is favorable or adverse. It depends upon variance है कि नहीं है. variance favorable adverse दोनों हो सकता है. ऐसा नहीं मत करो कि फेवरेबल है तो आगे डिस्कशन करने का क्या जरूरत है, मजा करो, इस साल में पैसा बच रहा है, नहीं, कितना फेवरेबल है तो उस हिसाब से उसको बोनस एक्सेट्रा मिलेगा. चलो 3 वेरिएंट्स, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज, तीनों का फॉर्मूला गो थ्रू करो. इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क. इसके पहले का जो कंपैरेटिव टेबल है वो भी गो थ्रू करो. ये कंपैरेटिव टेबल ऑलमोस्ट यू हैव टू डू इट इन एवरी क्वेश्चन. फॉर्मूलाज गो थ्रू करो. फॉर्मूला चेंज करना है तो अभी बता दो, इसके बाद इट इज नॉट नेगोशिएबल. टेक क्वेश्चन 1.
पेज नंबर 135. चलो भी फास्ट. क्वेश्चन 1, पेज नंबर 135. I am reading question number 1. The standard mix, क्या लिखा है ये? Standard mix to produce 1 unit of product. This is standard mix to produce 1 unit of product is as follows. मतलब 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाने का रहेगा तो मटेरियल X का 60 यूनिट्स लगता है, मटेरियल Y का 80 यूनिट्स लगता है, मटेरियल Z का 100 यूनिट्स लगता है at the rate of 15 per unit, 20 per unit and 25 per unit respectively. 60 plus 80 plus 100, ये तीनों का टोटल इज 240 यूनिट्स. और ये सबको मल्टीप्लाई करके 900, 1600, 2500, टोटल इज 5000. नाउ during the month of April, 10 units were actually produced and consumption was as follows. So material X का actual consumption is 640, Y का 950 and Z का 870 units respectively. Total is 2460 और at the rate of 17.5, 18 and 27.5. इसको मल्टीप्लाई किया तो 11,200, 17,100 एंड 23,925. ये तीनों का टोटल इज 52,225. फर्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, यहाँ पे ऑफ कोर्स कैलकुलेट ऑल मटेरियल वेरिएंसेस, वो ठीक है. लास्ट पार्ट से कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस जो है वो इज द मैकेनिकल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. वेरिएंसेस इज लास्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप वो भी करने से पहले अभी अभी हम लोग ने क्वेश्चन किया, वो भी मटेरियल का था, ये क्वेश्चन भी मटेरियल का है. सबसे पहले बताओ कि दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है. हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन जो किया अभी और ये क्वेश्चन, क्लियरली वन पॉइंट यू कैन सी देयर इज अ डिफरेंस. व्हाट इज दैट? मोर देन वन मटेरियल या मटेरियल, अलग अलग मटेरियल्स का दिया. इनफैक्ट यहाँ पे कितना मटेरियल्स है? 3 मटेरियल्स है. कभी 3 रहेंगे, कभी 2 रहेंगे. वेरी रेयरली वो लोग 4 मटेरियल का क्वेश्चन बनाएंगे. इट्स वेरी रेयर. रेयर मतलब वेरी रेयर 3 मटेरियल आ सकता है. एंड दिस इज प्रैक्टिकल ऑल्सो. कोई भी एक प्रोडक्ट बनाने करेगा तो उसके अंदर एक मटेरियल नहीं, बहुत सारे मटेरियल लगते हैं. कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है स्पेशल, कोई दवा उठा के देख लो, कोई तुम्हारा ये जो चिप्स विप्स है वो उठा के देख लो, मटेरियल का, इंग्रेडिएंट्स का इतना सब लिस्ट होता है, इतने सारे मटेरियल होते हैं. और पीछे इनफैक्ट तुम देख भी सकते हो कभी कभी कोई कोई प्रोडक्ट में वो लोग कितना मटेरियल का कितना परसेंटेज दिया रहता है. वो हम जब फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए हम एक से ज्यादा मटेरियल डालते हैं. दैट मीन्स वी आर पुटिंग दैट मटेरियल इन सर्टन मिक्स दैट इज गिवन टू अस. स्टैंडर्ड मिक्स करके हमको कुछ तो दिया हुआ है. दे हैव यूज्ड द वर्ड. तो मटेरियल एक यूनिट बनाने के लिए, फॉर मेकिंग 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, हम मटेरियल एक्स वाई जेड को कौन से मिक्स में डालेंगे? तो एक्स का 60 यूनिट्स, वाई का 80 यूनिट्स एंड जेड का 100 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली. तो वो लोग ने मिक्स भी सेट किया है. अच्छा, इनको कैसे पता चला रहेगा कि x का 60 यूनिट्स होना चाहिए, y का 80 यूनिट्स होना चाहिए, z का 100 यूनिट्स होना चाहिए? दिस इज ऑब्वियसली फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस कि हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी टेक्निकल पर्सन है उसने तुमको एक स्टैंडर्ड दिया है कि भाई अगर तुमको फिनिश प्रोडक्ट चाहिए. यहाँ पे ना बहुत ही बकवास तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. तो यहाँ पे 240 यूनिट डालेंगे तो 1 यूनिट मिलेगा. ये वो 1 यूनिट का मेजरमेंट क्या है ना वो मुझे मालूम नहीं है. यहां पे फोकस इज ऑन इनपुट. फोकस इज ऑन व्हाट? इनपुट. कि भाई 1 यूनिट बनाने का. अभी मुझे नहीं मालूम है कि भाई वो 1 यूनिट क्या है. 1 यूनिट का मेजरमेंट मुझे नहीं मालूम है. 1 यूनिट क्या है? या हो सकता है दिस कैन बी 1 बैच ऑफ प्रोडक्शन. I don't know that, but that is not important. But
मेरा मिक्स 60, 80, 100 होना चाहिए। अब एक्चुअल प्रोडक्शन कितना यूनिट्स हुआ है, हाउ मच इज एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ? 10 यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूस्ड है, 10 यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूस्ड है, एंड इसके नीचे तुम लोग को एक्चुअल्स का इंफॉर्मेशन दिया है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, इज स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कंपेरेबल? व्हाई नो? Standard, given standard, that is how we should be able to identify. Given standard is for 1 unit, but actuals are for actual output of 10 units. तो क्या करना पड़ेगा, गिवन स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा विथ रेफरेंस टू एक्चुअल आउटपुट, क्योंकि मटेरियल में अगर वेरिएंसेस कैलकुलेट करना है तो स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल शुड बी फॉर एक्चुअल आउटपुट। सेम आउटपुट मुंह से ना निकले, क्योंकि सेम आउटपुट करके कुछ होता ही नहीं है, तो एक्चुअल आउटपुट होना चाहिए। तो क्या ये क्वेश्चन में कंपैरेटिव टेबल बनाना पड़ेगा? कंपैरेटिव टेबल का हेडिंग क्या होगा? हेडिंग पूछ रहा हूं, फॉर एक्चुअल आउटपुट 10 यूनिट्स। एक्चुअल आउटपुट कितना यूनिट्स? 10। ओके, कैन यू चेक एंड टेल मी देयर इज वन मोर चेंज? अगर तुम इसको पहले वाले क्वेश्चन के साथ कंपेयर करके बता सकते हो तो कैन यू टेल मी देयर इज वन मोर डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? जस्ट ऐसे हम लोग कैजुअली डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है। नो, यस, लॉस का परसेंटेज हमको, या ये क्वेश्चन में हम लॉस नहीं बता सकते कितना है। डोंट से 240 यूनिट का इनपुट करेंगे तो 1 यूनिट मिलेगा, मतलब बाकी का 239 यूनिट्स गया लॉस में, ऐसा नहीं है ये। वी डोंट नो डेफिनेशन ऑफ 1 यूनिट, दैट इज व्हाई स्टूपिड क्वेश्चन। एनीवेज, फिर भी मुझे गिवन स्टैंडर्ड का टेबल बनाना है, तो राइट नाउ थोड़ा चेंज करेंगे हम लोग। राइट फास्ट फॉर्मेट भेजना चाहिए था। obvious change in this question. What is the obvious change? कि यहां पे हमको 3 मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। गिवन स्टैंडर्ड के ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? दिस इज फॉर हाउ मेनी यूनिट्स? फॉर आउटपुट 1 यूनिट। Don't write kgs here.
व्हाट इज द स्टैंडर्ड मिक्स 60 80 100। अच्छा, इस बार मैंने इनपुट लेस लॉस आउटपुट नहीं लिखा है, यस और नो। जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। ये 1 यूनिट को आप समझो दिस इज से फॉर एग्जांपल 1 बैच, एंड 1 बैच में हम 300 यूनिट बनाते हैं। आई होप एवरीबडी नोस एट दिस स्टेज व्हाट इज मीनिंग ऑफ अ बैच। तो 1 बैच इज फॉर हाउ मेनी यूनिट्स, 300 यूनिट्स। एग्जाम्पल किधर भी दिया नहीं है, ये लोग ने यूनिट को डिफाइन नहीं किया। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिट, सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज स्टैंडर्ड विच इज गिवन फॉर 1 बैच। तो एक बैच में 300 यूनिट बनाता है कंपनी, तो वो बैच को बनाने के लिए 300 यूनिट बनाने के लिए हमको 240 यूनिट लगेगा। सॉरी, 1 बैच इज इक्वल टू से फॉर एग्जांपल 200 यूनिट्स, नॉट 300, 200 यूनिट्स। तो ये 200 यूनिट्स क्या बन जाएगा, उसके लिए इनपुट कितना लगेगा, तो आप बोल सकते हो 40 का लॉस है, यस और नो। सो राइट नाउ मैं लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पे इनपुट लेस लॉस आउटपुट नहीं लिख रहा हूं। सो लेट अस प्रोसीड विथ अवर कैलकुलेशन या प्रेजेंटेशन। प्राइस पर यूनिट बताओ, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट कितना है, 15 20। अब मुझे मिक्स परसेंटेज कैलकुलेट करना है। कोई बताओ मुझे मिक्स परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। बोलो कैसे डिवाइड करने का, हाउ टू कैलकुलेट मिक्स परसेंटेज, व्हाट डिवाइड बाय व्हाट इनटू 100। 60 डिवाइड मिक्स परसेंटेज मतलब एवरीथिंग विल बी कन्वर्टेड और एवरीथिंग विल बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल, दैट इज 240। तो 60 डिवाइड बाय 240 इनटू 100, बोलो जल्दी कितना होता है, इवन इफ एग्जैक्ट 25%। ओके, थर्टी थ्री पॉइंट थ्री 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 परसेंट, 41.666। तो ये हो गया 100%। ऑलरेडी हम लोग ये कंक्लूड कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल इज नॉट कंपेरेबल। क्यों स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल इज नॉट कंपेरेबल, बिकॉज एक्चुअल्स आर फॉर, अरे एक्चुअल आउटपुट ये हमेशा बोलना है, फॉर व्हाट, actual output 10 units। स्टैंडर्ड फॉर्मेट, कंपैरेटिव टेबल में पहले डब्बे में क्या लिखने का, इधर दिस इज विच स्टैंडर्ड, रिवाइज स्टैंडर्ड। उसके बाजू में ये क्या बोल रहा है ये, मटेरियल। ये तीनों का इंडिविजुअल हेडिंग बोलो क्या आएगा, पहले कॉलम में क्या लिखने का, क्वांटिटी इन यूनिट्स। नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखोगे, प्राइस पर यूनिट। थर्ड कॉलम में टोटल रुपीस। हाँ, सेम एक्चुअल में वही हेडिंग डालो। चलो प्रिपेयर दिस टेबल। चलो लेट अस स्टार्ट। कोई मुझे बताओ, ऊपर का जो स्टैंडर्ड है इज फॉर हाउ मेनी यूनिट्स, हमको कितने यूनिट्स के लिए चाहिए, तो एक यूनिट के लिए 60 यूनिट्स, तो 10 के लिए 600,
अब लिखो 600 ब्रैकेट में, इट इज 60 इंटू 10 या 10 इंटू 60 ऐसा लिखो। चलो नेक्स्ट, 1 यूनिट के लिए y का 80 यूनिट्स चाहिए, तो 10 यूनिट्स के लिए 800 एंड 1 यूनिट के लिए दैट इज 1000। टोटल टोटल भी मैच होता है कि 1 यूनिट के लिए 240, तो 10 यूनिट्स के लिए 2040। ये प्राइस में भी ऐसा करने का कि प्राइस इज पर यूनिट से 15, 20, चलो मल्टीप्लाई करो, 9000, 16000, 25000, 50000। एक्चुअल्स में जस्ट कॉपी फ्रॉम द क्वेश्चन, एक्चुअल्स में कुछ नहीं करना है, जस्ट क्वेश्चन से कॉपी कर दो। 640, 950, 2460, एक्चुअल प्राइस 17.5, और एक्चुअल्स में भी तुमको सब फिगर्स कैलकुलेट करके दिए हुए हैं। 11,200, अभी ये हमारे कंपैरेटिव टेबल बन गया। अब कंपैरेटिव टेबल में उसके नीचे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस के टेबल में देयर इज वन चेंज, पहले हम लोग ने वेरिएंस में एक ही कॉलम बनाया था, अब हमको इनर कॉलम भी चाहिए। वो इनर कॉलम क्यों चाहिए वो तुमको समझ में आएगा। बोलो हाउ मेनी मटेरियल वेरिएंसेस, जो हम लोग ने ऑलरेडी क्वेश्चन 1 में पढ़े हुए हैं। फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा। बोलो फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट वेरिएंस? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। राइट डाउन नंबर 1 मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, उसको अंडरलाइन करो। व्हाट इज द फॉर्मूला? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। फॉर्मूला कोई चेंज नहीं करेगा, यू डोंट हैव द अथॉरिटी। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, फॉर्मूला वही लिखेंगे हर क्वेश्चन में। नाउ उसके नीचे इस बार हम लोग मटेरियल वाइज करेंगे, तो एक्स वाई जेड, ईच मटेरियल का इंडिविजुअली हमको करना पड़ेगा। ओके, मटेरियल एक्स का स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कितना है? 9,000। वाई का स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कितना है? 16,000। एंड जेड का माइनस 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 एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 11,000 .
बी केयरफुल, एक्स में 2200 क्या है, कौन से कॉलम में लिखेंगे, इनर कॉलम. फॉर वाई 1100 एडवर्स, बट फॉर जेड 1075 एडवर्स. इसमें भी अब ये तीनों का टोटल कैसे करना है, ऐसे जस्ट तीनों को ऐड करके लिख देने का, फेवरेबल ऐड करने का. दोनों एडवर्स को ऐड करो, उसमें से फेवरेबल माइनस करो. मैथ्स जल्दी बोलो. क्या 2,2,5,5. क्या ये 5,5,5? दिस इज विच वेरिएंस? कोई 2,2,2,5 को वेरीफाई कर सकता है? इट इज व्हाट माइनस व्हाट? 50,000 माइनस ये ना, सो 50,000 माइनस 52,225. अच्छा, इंस्टीट्यूट इज वेरी इनकंसिस्टेंट. वो लोग ये वेरिएंस में, आई रिपीट, वो लोग ये वेरिएंस में कभी कभी टोटल बेसिस पे ही करके कैलकुलेट कर देते हैं, मटेरियल वाइज नहीं करते. हम हमेशा मटेरियल वाइज ही करेंगे, हमारे पास चॉइस नहीं है. ओके, एक लाइन छोड़ के नंबर 2 बोलो, विच इज अ सेकंड वेरिएंस. फॉर्मूला बोलो पहले. स्टैंडर्ड प्राइस माइनस इंटू, उसमें भी एक्स वाई जेड, ऐसा तीनों अलग करो, और वैसे ही मटेरियल यूसेज. चलो डू इट योर सेल्फ. और वो करने के बाद व्हाट इज अवर वेरिफिकेशन स्टेप? 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3. ओके, टेल मी दैट इसके अंदर आंसर्स ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस. यहां में मैं लिख नहीं रहा हूं, बट मुझे फाइनल आंसर पहले इनर कॉलम का फिगर्स दो. एक्स का मटेरियल प्राइस वेरिएंस इनर कॉलम का फिगर 1600 एडवर्स, वाई 1400 ओके 1900 फेवरेबल, 2175 एडवर्स, एंड आउटर कॉलम का टोटल इज 1875 एडवर्स. दिस इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस का टोटल इन द आउटर कॉलम. मटेरियल यूसेज वेरिएंस का इनर कॉलम का फिगर्स बोलो. 600 एडवर्स, 3000 एडवर्स, 3250 फेवरेबल. टोटल ऑलवेज वेरीफाई. 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 हो रहा है क्या? मुझे ये क्वेश्चन में, आई रिपीट, मुझे ये क्वेश्चन में और एक पेज चाहिए वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए. 1 फुल पेज मुझे लगेगा. तुम्हारे हिसाब से 1 पेज छोड़ो, एक फुल पेज मेरे को चाहिए. आई विल डू दिस और कंटिन्यू दिस क्वेश्चन, बट एक पेज मुझे चाहिए इसके अंदर. पूरा 32 लाइंस काउंट करके मेरे को चाहिए. ओके, नाउ कम टू क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 1. क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं हम लोग. द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ केमिकल मिक्सचर. इसके पहले हम क्वेश्चन 1 कंटिन्यू करें. इसके पहले वाला क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं होमवर्क का, वो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है. इसके अंदर हमको पूरा एक पेज और चाहिए फॉर कैलकुलेटिंग 2 मोर मटेरियल वेरिएंसेस. मटेरियल में टोटल 5 वेरिएंस होते हैं. अभी तक हमने 3 ही वेरिएंस पढ़े हैं, तो आगे का 2 वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए मेरे को पूरा एक पेज चाहिए. बट हम लोग पहले क्वेश्चन 1 पे जाते हैं. स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ केमिकल मिक्सचर इज एज फॉलोज. 40% मटेरियल ए एट 20 रुपीज पर केजी, 60% मटेरियल बी एट 30 रुपीज पर केजी. व्हाट इज दिस 40%, 60%? विच मिक्स परसेंटेज? स्टैंडर्ड मिक्स परसेंटेज. डू रिकलेक्ट? अभी अभी हम लोग ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में मिक्स परसेंटेज कैलकुलेट किया था. क्या ये क्वेश्चन में स्टैंडर्ड या गिवन स्टैंडर्ड का क्वांटिटी दिया है क्या? नहीं, वो लोग ने सीधा क्या दिया है हमको? मिक्स का परसेंटेज दिया है. एंड स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है 20 पर केजी एंड 30 पर केजी. एंड देयर इज अ स्टैंडर्ड लॉस ऑफ
ऑफ इनपुट, ठीक है। कॉस्ट रिकॉर्ड शो फॉर अ पीरियड द फॉलोइंग यूसेज। मटीरियल ए 90 kgs at a cost of 18, मटीरियल बी at a cost of 34,110 kg. क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड मतलब दिस इज व्हाट, एक्चुअल क्या, आउटपुट। चलो कंपैरेटिव टेबल मुझे बनाना है ये क्वेश्चन का। आफ्टर यू लीव वन फुल पेज फॉर कैलकुलेटिंग वेरिएंसेस, ये पूरा एक पेज मेरे को लगेगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नाउ हम क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। ओके, राइट डाउन गिवन स्टैंडर्ड। अब गिवन स्टैंडर्ड में यहाँ पे प्रॉब्लम, एक्चुअली गिवन स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, बट जस्ट आई एम प्रिपेयरिंग, क्योंकि एक चीज गिवन स्टैंडर्ड में मुझे चाहिए। गिवन स्टैंडर्ड, अच्छा यहाँ पे इज देयर ओनली वन मटेरियल के मोर देन वन मटेरियल? कौन से दो मटेरियल हैं? क्या हमको गिवन स्टैंडर्ड में क्वांटिटी दिया है क्या? नहीं, केजीज में नहीं दिया है, यूनिट्स में नहीं दिया है, लीटर्स, मीटर्स, टन्स, कुछ भी नहीं दिया हुआ। इस बार हमको जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है दैट इज गिवन एज अ percentage. That is which percentage? That is mix percentage. A standard mix, of course. बोलो A और B को कौन से मिक्स में ये लोग इनपुट करते हैं? 40%. This time everything is given in percentage, so we are discussing in percentage. A and B का standard price they have given is 40 plus 60 is there any loss? कितना परसेंट? The output will be, it is needless to ask, क्या ये स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कंपेरेबल है? नहीं। बोलो, हमको कंपैरेटिव टेबल बनाना है। कंपैरेटिव टेबल का हेडिंग क्या होगा? फॉर व्हाट? एक्चुअल आउटपुट कितना केजीज है? चलो कंपैरेटिव टेबल बनाओ जैसे हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में बनाया था, वेरी सिमिलर। इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन में तो 3 मटेरियल थे, इस बार 2 है, तो लास्ट क्वेश्चन का जो कंपैरेटिव टेबल था उसमें से 2 लाइन कम हो जाएगा। We have 2 main columns. One is रिवाइज स्टैंडर्ड के अंदर जो 3 कॉलम है उसके हेडिंग क्या है? क्वांटिटी इस बार क्या है? इन केजीस। प्राइस क्या है? पर केजी, ब्रैकेट में रुपीस। सॉरी, यहाँ पे इनपुट इस बार लॉस का परसेंटेज, लॉस का इंफॉर्मेशन वो सब दिया है, इसलिए मैं टेबल को एक्सटेंड कर रहा हूँ।
इट इज ऑलवेज एडवाइसेबल कि आप तुमको कॉलम वाइज जाना है, कभी भी कुछ भी भरने का चालू मत करो। ओके, somebody टेल मी कि यहाँ पे आउटपुट के सामने कितना केजीस आएगा। स्टैंडर्ड में आउटपुट के सामने कितना केजीस आएगा? 182 केजीस। उसके लिए इनपुट कितना होना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड? तो हमको रिलेशनशिप पता है, इट इज 100, तो 10 का लॉस होता है, तो आउटपुट इज 90। डू यू एग्री? क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ, तो आई एडवाइस कि हम लोग उसको 2 डेसिमल पॉइंट तक लिखेंगे। 202.22। तो लॉस इज कितना? 20.22। ये जो इनपुट है 202.22, दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड टोटल इनपुट। अब इसमें से ए का कितना और बी का कितना वो कैसे ढूंढेंगे? मिक्स परसेंटेज 202.22 इंटू 80.89 and 202.22 121.33 20 rupees per kg and 30 rupees per kg। इसको मल्टीप्लाई करो, कीप इट अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स। थ्री सिक्स 3639.90 टोटल करो 52। चलो नेक्स्ट। एक्चुअल्स में तो क्वेश्चन से कॉपी करने। 90 kgs 110, 90 plus 110 gives us 200. What is 200 called as? Actual total input। 200 क्या है? Actual total input। बोलो आउटपुट कितना निकला है? 182। तो एक्चुअल लॉस कितना है? 18। एक्चुअल प्राइस 1834। 16 एंड तुम्हारा होमवर्क है इसका पहला 3 वेरिएंस। कौन सा 3? मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस। ओके, इंस्ट्रक्शन नंबर 2, वेरिएंस कैलकुलेट करने के टाइम यू विल कीप इट अप टू 2 डेसिमल। वो दोनों का टोटल तुम आउटर कॉलम में लेके जाओगे। वेरिएंस कैलकुलेट करने के बाद यू शुड एंश्योर 1 शुड बी इक्वल टू 2 + 3। मतलब कॉस्ट शुड बी इक्वल टू प्राइस प्लस यूजेज। ये तो होना ही चाहिए, तुम कुछ भी करो, वेदर यू आर राउंडिंग ऑफ और नॉट। अच्छा, इसको तुम राउंड ऑफ करोगे ना तो भी चलेगा। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल मुझे 2 डेसिमल तक नहीं रखना, तो वेरिएंस को तुम राउंड ऑफ करोगे तो चलेगा, अगर 2 डेसिमल तक नहीं रखोगे तो चलेगा। बट यू शुड एंश्योर दैट कॉस्ट वेरिएंस शुड बी इक्वल टू प्राइस वेरिएंस प्लस यूज है। और ये क्वेश्चन में भी जब तुम वेरिएंस कैलकुलेट करोगे उसके लिए भी हमको एक पेज लगेगा, क्योंकि ये जो 2 वेरिएंस हम यहाँ पे पढ़ने वाला है, क्योंकि मटेरियल में और 2 वेरिएंस आएगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल
सब यूजेज वेरिएंस, जिसको हम मटेरियल यील्ड वेरिएंस भी बोलते हैं। ये दो वेरिएंस और आएंगे, वो ये क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे टुमारोज लेक्चर। इट विल बी, मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा मेरे को एक्सप्लेन करने के लिए, इसके हम लोग आज नहीं कर रहे। 1 घंटा लगेगा दो वेरिएंस एक्सप्लेन करने को, 45 मिनट्स एटलीस्ट। और वही दो वेरिएंस हम फिर से ये दो क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे। तो पहला 3 वेरिएंस कैलकुलेट करके आना, इधर टाइम नहीं देगा। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं फॉर्मेट भेजूंगा। अगर मैं फॉर्मेट भेजूंगा तो इतना याद रखना कि ये क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को 3 वेरिएंस तो तुम कैलकुलेट करोगे, उसके पीछे एक पेज लगेगा 2 वेरिएंस कैलकुलेट। ठीक है, वी विल कंटिन्यू टुमारो।